सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनके द्वारा हम भारतीय इतिहास को जान सकते हैं। तो अगर हम बात करें, इसके 3 मुख्य स्रोत हैं जिनसे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। जिनमें से पहला है पुरातात्विक स्रोत, जिसके अंदर सिक्के, अभिलेख, स्मारक, भवन और चित्रकला, जिनसे हम पता कर सकते हैं कि उस समय राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दशा किस टाइप की होगी। तो ये पुरातात्विक स्रोत है जिससे हमें भारतीय इतिहास को जानने में मदद मिलती है। एंड इसके अलावा सेकंड नंबर पर आता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत जैसे जितने भी जो धर्म के जो ग्रंथ होते हैं, जो साहित्य होते हैं, जो बुक्स होती हैं, उनसे भी हमें भारतीय जो इतिहास है उसे जानने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। यानी कि साहित्यिक स्रोत भी ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। एंड इसके अलावा विदेशी वृत्तांत, यानी कि जो विदेशी लोग थे जो कि भारत में विज़िट करने के लिए आए, भारत में यात्रा करने के लिए आए, और उन्होंने भारत में जो कुछ भी देखा उन्होंने अपनी बुक में नोट कर दिया। तो इस तरीके से जो ये बुक है वो भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी देती है। यानी कि जितने भी जो विदेशी यात्री हैं, जिसके अंदर मैग्नेस्टेज, यूनानी लेखक फाहियान और हिंसंग का नाम आता है, ये सभी विदेश से भारत में यात्रा करने के लिए आए और इन्होंने भारत में जो कुछ भी देखा उससे अपनी बुक में नोट कर दिया। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि भारतीय इतिहास को जानने के मुख्य 3 स्रोत हैं। पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत और तीसरा विदेशी वृत्तांतों के जो स्रोत हैं। इनसे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसे डिटेल में समझने वाले हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या स्कूल या कॉलेज लेवल पर अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अभिलेखों के बारे में। पुरातात्विक स्रोतों के अंदर जो सबसे पहला हमारा आता है वो है अभिलेख। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, अभिलेखों को पत्थर, धातु या फिर किसी ऐसी कठोर सतह पर खोदकर लिखा जाता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। और अभिलेखों से हमें भारत की समाज, संस्कृति और इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अभिलेखों से हमें प्राचीन भारत की महाराजाओं के जो शासनकाल है उनकी जानकारी मिलती है। और अभिलेखों से हमें भारत के जो धर्म और विश्वास और दर्शन है, यानी कि उस समय लोग किन धर्मों में विश्वास करते थे, उसके बारे में जानकारी मिलती है। और जो अभिलेख है उनसे हमें प्राचीन भारत के जो भाषा है, लिपि है और जो साहित्य है, यानी कि उस टाइम कौन सी लैंग्वेज थी, कौन सी लिपि थी और कौन से साहित्य थे, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें प्राचीन भारत की। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इन्हीं अभिलेखों में से कुछ मुख्य जो अभिलेख हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो हमारा पहला अभिलेख आता है वो है हड़प्पा सभ्यता का अभिलेख। हड़प्पा सभ्यता के अभिलेखों से हमें हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक जीवन, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हड़प्पाई जो अभिलेख थे वो भारत की सबसे पुराने अभिलेख हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो अभिलेख होता था, जो लिपि होती थी, वो भाव चित्रात्मक होती थी, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो। इस समय की जो लिपि होती थी वो कुछ ड्राइंग टाइप में होती थी, भाव चित्रात्मक होती थी, जिससे अभी तक हम पढ़ नहीं सके हैं, जिससे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। और ये जो हड़प्पाई जो लिपि होती है ये राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं, यानी कि इस तरफ हम लिखते हैं, इस तरफ ये उल्टा लिखते हैं। नेक्स्ट है अशोक का अभिलेख। अशोक के अभिलेखों से हमें मौर्य साम्राज्य की राजनैतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक जीवन, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और अभिलेखों ने अशोक के जो अभिलेख है उस पर लिखी गई खरोष्टी और जो ब्राह्मी लिपि है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक अधिकारी है जेम्स, उसने सबसे पहले पढ़ा था और उसके मीनिंग को निकाला था, उसके अर्थ को निकाला था। और अशोक वो पहला सम्राट था जिसने अपने जो आदेश हैं और जो नैतिक संदेश हैं उन्हें प्रजा तक पहुंचाने के लिए प्राकृतिक पत्थरों और स्तंभों पर लिखवाया था। यानी कि जितने भी जो उसके नैतिक सिद्धांत थे उन्हें अशोक वो पहला राजा था जिसने अपने संदेशों को प्रजा तक पहुंचाने के लिए प्राकृतिक पत्थर और स्तंभों पर लिखवाए थे अपने नैतिक सिद्धांतों को। तो इस तरीके से हमें उस समय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जानकारी मिलती है। एंड इसके अलावा और बाकी जो अभिलेख हैं, गुप्तकालीन अभिलेख, हर्षवर्धन के अभिलेख, समुद्रगुप्त के अभिलेख, ये बाकी जो अभिलेख हैं जिससे हमें उस टाइम पीरियड की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में पता चलता है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं मुद्राओं के बारे में, यानी कि सिक्के के बारे में। तो सिक्कों से भी हमें प्राचीन इतिहास, जो हमारा प्राचीन भारत है, उसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
प्राचीन भारत में लेन देन के उपयोग की जाने वाली वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद, पहले क्या होता था, पहले वस्तु विनिमय प्रणाली थी, लेकिन उसके बाद सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। उसके बाद सिक्के आए और ये सिक्के होते थे ये विभिन्न धातुओं से बने होते थे, जैसे सोना, तांबा और चांदी से बने होते थे। और अगर मैं बात करूँ जो कुषाण शासक हैं, उन्होंने सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के को जारी किया था, यानी कि शुद्ध सोने के सिक्के को जारी किया था किसके शासनकाल में, कुषाण शासनकाल में। एंड इसके बाद जो गुप्त शासक है उन्होंने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए। एंड इसके बाद जो सातवाहन है उन शासकों ने शीशे के सिक्के को जारी किया। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इनसे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है प्राचीन भारतीय इतिहास की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजनीतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। प्राचीन सिक्कों से हमें प्राचीन भारत के विभिन्न शासक, राजवंश और उसके जो शासनकाल है उनकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, क्योंकि अक्सर जो सिक्के होते थे, जो कॉइन्स होते थे, उस पर शासकों के नाम और चित्र बने होते थे, जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं कि जो सिक्के हैं ये उस टाइम पीरियड के राजा के थे। तो इससे हमें काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है भारतीय इतिहास की। नेक्स्ट है सामाजिक इतिहास की जानकारी। प्राचीन भारतीय इतिहास में प्राचीन सिक्कों से हमें भारतीय इतिहास की सामाजिक जीवन के बारे में पता चलता है, क्योंकि अक्सर जो सिक्के हैं उस पर देवी देवता के चित्र बने होते थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पीरियड पर प्राचीन भारत में लोग किन धर्मों में सबसे ज़्यादा मानते थे, उसके बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है आर्थिक इतिहास। तो प्राचीन सिक्कों से हमें प्राचीन भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में जानकारी मिलती है। इससे हमें प्राचीन भारत की जो मुद्रा प्रणाली है उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक इतिहास। प्राचीन सिक्कों से हमें प्राचीन भारत की जो कला है और जो संस्कृति है उसके बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, क्योंकि जो सिक्के हैं उसमें काफ़ी सारी कलाकृतियाँ होती थी, जैसे पशु पक्षियों की ड्राइंग होती थी, पौधे, फूल आदि के जो चित्र हैं वो बने होते थे। तो इससे हमें उस टाइम की जो कलाकृतियाँ हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि उस टाइम जो लोग हैं वो कितने ज़्यादा क्रिएटिव थे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं साहित्यिक स्रोतों के बारे में। जो साहित्यिक स्रोत होते हैं वो हमारे भारतीय इतिहास को जानने में कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं राजनीतिक इतिहास के बारे में। साहित्यिक स्रोत किसी भी साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। साहित्यिक स्रोतों से हमें उस टाइम के जो शासक हैं, जो राजवंश हैं और जो उनके द्वारा जो कार्य किए गए उनके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि जो राजा होते थे वो अपनी बुक में लिखवा देते थे कि उन्होंने जो भी काम किए, उससे हमें जानकारी मिलती है उस राजा के बारे में। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, जैसे चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था और उसकी राजनीतिक जो प्रशासन व्यवस्था है उसके बारे में एक्सप्लेन किया है, उसके बारे में बताया है। इसी तरीके से जो मैग्नेथीज है उसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन जो साम्राज्य है उसके जो नगर प्रशासन है और जो सैन्य प्रशासन है उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है, उसके बारे में बताया कि उस टाइम जो नगर प्रशासन व्यवस्था थी वो कैसी थी। उन्होंने जो देखा उन्होंने अपनी बुक में लिखा, और इस तरीके से हमें उस टाइम की जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सामाजिक इतिहास। साहित्यिक स्रोत किसी भी साम्राज्य के सामाजिक इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। साहित्यिक स्रोत से हमें प्राचीन भारत के सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है धार्मिक इतिहास। साहित्यिक स्रोत किसी भी साम्राज्य के धार्मिक इतिहास के महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ जो विभिन्न धर्म हैं, जैसे कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इसकी जानकारी मिलती है धार्मिक ग्रंथों से। धार्मिक ग्रंथों में इनका एक्सप्लेनेशन होता है, और इसके अलावा वेद, पुराण, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, इनसे हमें धार्मिक इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक इतिहास। साहित्यिक स्रोत किसी भी साम्राज्य के सांस्कृतिक इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, उससे हमें उस टाइम की कला, साहित्य, संगीत और नाटक और नृत्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे अपने 2 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एज़ यू नो, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। तो अब इसमें मैंने मेंशन किए हैं कुछ साहित्य, आप पढ़ लीजिएगा। जैसे हिंदू धर्म के कुछ साहित्य हैं, जैसे कि वेद, व्यांग, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत एक्सेट्रा, ये हिंदू धर्म के साहित्य है। ठीक इसी तरीके से बौद्ध धर्म के कुछ साहित्य हैं, जैसे कि जातक और पिटक। इसी तरीके से जैन धर्म के कुछ साहित्य हैं जिससे प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सारी वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो भारतीय जो इतिहास है उसे जानने के जो हमारा तीसरा स्रोत था, जो कि है विदेशी वृत्तांत। यानी कि जितने भी जो विदेशी थे
जो विदेशों से भारत में आए थे उन्होंने जो भी देखा उन्होंने अपनी बुक में लिखा। तो इससे भी हमें जो भारत की जो इतिहास है उसके बारे में महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिलती है, महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसके अंदर जो पहले नंबर पर नाम आता है वो है मैग्नेथिस। अब जो मैग्नेथिस थे वो यूनानी शासक सेल्यूकस का दूत बनकर चंद्रगुप्त जो मौर्य है उसके दरबार में आने वाला एक विदेशी यात्री था। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य के नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन के बारे में बताया कि उस टाइम मौर्य शासन काल में उन्होंने जो भी देखा सैन्य प्रशासन और जो नगर प्रशासन था उनका कैसा था, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिख दिया, जिससे कि हमें मौर्य शासन काल की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है सिकंदर के साथ आए यूनानी लेखक। सिकंदर के साथ आए यूनानी लेखक जिन्होंने अपनी पुस्तक में भारत की जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में उन्होंने बताया अपनी बुक में। और इन लेखक ने अपनी यात्राओं के दौरान जो कुछ भी भारत में देखा और सुना उसे अपनी बुक में नोट कर दिया। नेक्स्ट आता है फाहियान। तो 5वीं शताब्दी में चीनी विद्यार्थी फाहियान बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत आते हैं और फाहियान ने अपनी पुस्तक में भारत की जो वर्ण व्यवस्था है और जो चंडाल हैं उनके बारे में एक्सप्लेन किया, उनके बारे में बताया है। नेक्स्ट है हेनसांग। तो 7वीं शताब्दी में चीनी विद्यार्थी हेनसांग बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए हर्षवर्धन के शासनकाल में आते हैं। देखिए जो फाहियान होते हैं वो बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए आते हैं और जो हेनसांग होते हैं वो भी एक चीनी विद्यार्थी होते हैं और वो भी बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए ही आते हैं। लेकिन दोनों का जो टाइम पीरियड है वो अलग है। ये चंद्रगुप्त के शासनकाल में आते हैं और जो हेनसांग होंगे वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आते हैं भारत। और उन्होंने भी जो कुछ भी देखा भारत के अंदर उन्होंने अपनी बुक में नोट कर दिया, अपनी बुक में मेंशन कर दिया, जिससे कि हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है भारतीय इतिहास की। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।